ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बेसिकली सर्कुलर मोशन इस टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से जो है लास्ट अगर 7-8 ईयर्स में देखे जाए तो 7 और 18 क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में और शिफ्ट में एग्जाम्स में। एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, बट लास्ट 2 और 3 ईयर्स से एडवांस में क्वेश्चंस ना के बराबर ही आ रहे हैं इस टॉपिक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन जो है बेसिकली 2 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So what is uniform circular motion? When a body traverses equal length of circumference in equal interval of time, then the body is said to be in uniform circular motion. क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सपोज दैट कि सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस हमने r ले लिया, इसका सेंटर O, तो ये बॉडी अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो जो इसकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इसका टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हर एक पॉइंट पे उसके टेंजेंशियल होती है। हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। तो ये जो वेलोसिटी होगा, या आप इसको कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से इस पाथ पे ट्रैवल करेगी, तो इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। या फिर सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूरा अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो 2πr चलते हैं हम लोग। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस को कवर करते हैं देन the body is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने अभी बताया आपको कि स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। तो जब इस और उसके साथ साथ देखो एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये भी हमने ओ लिया, ये ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी। तो बी पे अगर देखेंगे तो बी पे भी ये जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, सी पे भी ये वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है, और डी पे भी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल है। बट ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। कंटिन्यूअसली, पहले भी ऐसे जा रहा था, फिर अभी ऐसे जा रहा है, फिर अभी ऐसे जा रहा है, फिर अभी ऐसे जा रहा है। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होते रहती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो जब अभी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हमारा चेंज हो रहा है इसमें। नाउ अगर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो किसी भी बॉडी का पाथ अगर चेंज हो, सॉरी पाथ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पाथ में कह रहा हूँ, सॉरी डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो देयर विल बी अ सर्टेन रीजन फॉर दैट, एंड दैट, उस रीजन को क्या जानते हैं हम लोग? दैट रीजन इज कॉल्ड फोर्स। उस रीजन को हम लोग फोर्स कहते हैं। देयर इज अ फोर्स विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी से भी इधर जा रहा है तो कोई एक फोर्स है जो इसको इस पाथ पे लेके आ रहा था, जो अभी ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे कर लिया, फिर इसको ऐसे कर ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं उसको, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वी नो दैट अ फोर्स, एंड विच टाइप ऑफ फोर्स? वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। विच टाइप ऑफ फोर्स? दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ पे एक फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन पर है उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। नाउ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आफ्टर दैट,
तो ये जो फोर्स है जो इसको चेंज कर रहा है, इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हो गया? सेंट्री से हो गया हमारा सेंटर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है इसको। सेंटर सीकिंग, जनरली इसको जैसे नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग एफ लगा करके सेंट्री सी लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। ये क्या होगा? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। देखिए ये जो रेडियस है ना, रेडियस अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस and towards the center, along the radius and towards the center, along the radius and towards the center. So यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट क्या मिलता है? That point will be whenever we get a force which is perpendicular to velocity vector, then body undergoes circular motion, undergoes on circular path लिख लेते हैं हम लोग, circular motion नहीं लिख करके circular path लिख सकते हैं। ओके, जब भी कोई एक फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम लोग, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था अभी हमने डिस्कस किया कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, नाउ अभी जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऑब्वियसली है कि बॉडी में कहीं ना कहीं किसी तरीके का फोर्स जब भी इन्वॉल्व होता है तो देयर विल बी अ केस ऑफ एक्सेलरेशन ऑल्सो, वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा ही जब केस फोर्स इन्वॉल्व हो गया है तो। ओके, तो मे बी वो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, ओके, या वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है। तो मैं अभी हम लोग चेक करेंगे कि वो एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पर। तो जैसे देखो अभी हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ लिखा है हमने, क्या? कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, सो व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी दैट गिव्स अस एक्सीलरेशन, सो दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको हम लोग यहाँ एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, एज डायरेक्शन ऑफ velocity changes, this gives us acceleration, this gives us acceleration। और इस acceleration को क्या कहा जाता है? this acceleration is known as centripetal acceleration। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को भी सिंपली ए लिख के और इसको ऐसे सी सब स्पीड, इसको जनरली कहीं कहीं किसी बुक्स में आप देखोगे या कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इसको ये भी लिखते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है या रेडियल एक्सीलरेशन क्या है। तो दोनों ही टर्म्स हमारे सेम होते हैं, वो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करें या रेडियल एक्सीलरेशन की बात करें, दोनों ही टर्म्स क्या है हमारे? सेम है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लोगों ने लास्ट टाइम मोशन इन अ प्लेन में डिफाइन भी किया था, डिराइव भी किया था क्लास में। तो अभी हम लोग वहाँ ही से स्टार्ट करते हैं, उसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं क्या? v स्क्वायर बाई आर, ये लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा जाता है। ये ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये 2 पाई न्यू इंटू आर टू द होल स्क्वायर कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो जाएगा। इसमें v जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। v जो है इसमें क्या है? लीनियर वेलोसिटी थी, यही वेलोसिटी है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और इसमें न्यू क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन
चेंजेस कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन क्या होता है कि कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे देखो अभी अगर हम लोग बात करें तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। जनरली हम लोग लेते हैं, देखो ये फोर्स का डायरेक्शन है, पॉइंट ए पर अभी ऐसे है, पॉइंट बी पर इस डायरेक्शन में, पॉइंट सी भी इस डायरेक्शन पे है, पॉइंट डी पे इस डायरेक्शन पे है। तो मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। किसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। अब यहाँ से हम एक और सेंट्रीपिटल फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना होगा तो सॉरी, डिफाइन क्या करना है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखना है। मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए क्या लिख लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन के टर्म्स लिखे हुए हैं, तो mv²/r एक ये फॉर्मूला होता है दैट वी यूज इन न्यूमेरिकल्स आल्सो, या इधर इट विल बी यूज एज m ओमेगा²। इसको हम लोग m ओमेगा² के फॉर्म में यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज, इस फॉर्म को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो m, इसको पूरी तरीके से लिख लेते हैं हम लोग ऐसे 4π² ν² m इंटू r। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। ये एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। इट इज जस्ट अ सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स is not a new kind of force. New kind of force. It is vector sum of all the components of forces टूवर्ड्स द सेंटर। जितने भी सेंटर के तरफ जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, जितने जो फोर्सेस पे जो भी फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, वो फोर्सेस का जो हम लोग कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, कौन सा कंपोनेंट, सेंटर वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ वर्क कर रहा होगा, सेंटर की तरफ, उन सबका वेक्टर सम निकालते हैं तो हमको मिलता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। जनरली हम लोग के पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि यह एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स है, बट एक न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। सिंपली इसको याद रखना है हमें, क्या इसके नेम में ही सब कुछ क्लियर है। क्या कि सेंट्रिक का मतलब हो जाएगा सेंटर, कैपिटल का मतलब होता है सेकिंग, सेंटर सेकिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ वर्क करता हो। और सेंटर की तरफ वर्क कैसे करेगा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। एक और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड्स नो पावर। सेंट्रीपिटल फोर्स provides no power. Why? Because centripetal force is perpendicular to velocity vector. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये हमको पावर नहीं देगा। क्यों पावर नहीं देगा, क्योंकि अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, F.V लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ये एफ वी कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो दैट विल बी एफ वी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे लास्ट 2 या 3 ईयर से एक दो क्वेश्चंस आ गए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, पावर पूछा गया है वहाँ पर क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर पावर को निकालना है तो। खैर वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में जब करेंगे स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ही कॉन्सेप्ट का। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद एक और टर्म्स आता है इसमें जो है वो इसका रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। ओके, सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेसिकली आपका अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपोजिट होगा आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का, या उसको कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है कि वो बॉडी को किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर कराएगा, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है कि वो बॉडी को उसके नेचुरल पाथ पे, नेचुरल पाथ का मतलब कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे ले जाने की कोशिश करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स होगा दैट, इट इज अ फोर्स दैट चेंज दिस कॉजेज अ बॉडी, इट इज अ फोर्स दैट इसको नहीं, इसको डिफाइन करने से पहले इसको लिखेंगे ऐसे, हाँ, इट इज अ फोर्स विच causes change, which causes a change when a body is in circular path. Due to this force, due to this force, body wants to regain its natural path, नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ लिख लेते हैं हम लोग, नेचुरल स्ट्रेट लाइन path, okay. It is a force which causes the change when a body is in circular path. Due to this force, body wants to regain its natural straight line path, तो अपनी natural straight line path को regain करने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक स्ट्रिंग का केस लेते हैं, एक स्ट्रिंग का केस लेते हैं, स्ट्रिंग, a stone is tied to a string, a stone is tied to a string and whirl around in a circular path, in a circular path, सर्कुलर पाथ। तो देखो कि अगर हम लोग एक स्ट्रिंग को लेते हैं ऐसे, उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल में, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है वो इस तरीके से, तो ये उसका पाथ ऑफ हो गया रेडियस, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, यहाँ पे स्टोन है, ओके। तो यहाँ से तो ये इसमें जो इसको यहाँ पर वो जो इसका टेंशन होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, बट और यहाँ पे जो इसकी ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी टेंजेंशियल होती है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो यहाँ पे टेंशन होता है वो टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पर जो इसको नेक्स्ट आगे के अपने तरफ ले जाने के लिए कौन सा फोर्स आ जाएगा, वो आता है वो Fc, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिएक्शन ऑफ, वी कैन से दैट इट इज regarded as reaction of सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि दे एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जैसे अगर हम लोग स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं ऐसे,
तो स्ट्रिंग जो है हमारे, हम स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं तो हम फोर्स लगाते हैं स्ट्रिंग को ऐसे रोटेट कराने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग हमारे हैंड पे भी फोर्स लगाता है, जो नेचुरल होता है उसी को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। जैसे ही हम लोग उसको रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टेज पर रिलीज करते हैं तो वो जो स्टोन होती है वो उसी लाइन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई करती है। ओके, तो वहाँ क्यों टेंजेंशियल डायरेक्शन फ्लाई करती है? क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है। एंड वी ऑल नो दैट कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, acts on two different bodies, and different acceleration produces different acceleration इसलिए क्योंकि मास डिफरेंट हो गया। अगर सपोज दैट कि मास डिफरेंट नहीं है तो सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा, बट जनरली ऐसा ही होता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पे वर्क कर रहे होते हैं। टू बॉडीज इन कांटेक्ट में होती है वो, या और भी केसेस है हमारे पास। ओके, सो ये हो गया हमारा अबाउट द शॉर्ट इंट्रो अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारे कॉमन लाइफ में यूज होते हैं, वो जो बेसिकली इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको ही हमें आगे डिस्कस करना है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे वो नेक्स्ट हेडिंग देंगे अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड विच एप्लीकेशन के बारे में अब इसका पढ़ते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। इसके क्या एप्लीकेशन है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑन लेवल रोड। लेवल रोड पे राउंडिंग ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड पे हम लोग जब राउंडिंग करते हैं, जैसे हमारा रोड है भैया, ये दिस इज ऐसे कर्व रोड्स मिलते हैं, हम लोग बाइक, कार, स्कूटर्स, साइकिल, बाईसाइकिल्स जो भी चलाते हैं तो हमें ऐसा रोड्स मिलते हैं जो ये टर्न होते हैं, यू शेप की तरह टर्न होते हैं। तो इनको हम लोग लेवल रोड इसलिए कहा जा रहा है कि किसी तरीके की इसमें जो सरफेसेस है वो प्लेन है और किसी तरीके का हाइट ना इनर एज का इंक्रीज किया हुआ है ना आउटर एज का इंक्रीज किया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग लेवल रोड कहते हैं। ओके, तो ये सपोज दैट कि हमारा ये लेवल रोड था और इस पर हमारी ये कार या जो भी है, ये ट्रक, बस, जो भी आप इसको कंसिडर करते हैं वो मूव कर रही है। तो हम इसमें निकालना क्या है कि हमें ये निकालना है कि इसकी मिनिमम सेफेस्ट स्पीड कितनी होगी टर्निंग के लिए, जो विदाउट स्किडिंग हो। अगर टर्न कर रहा है तो विदाउट स्किडिंग कितनी इसकी मिनिमम सेफेस्ट स्पीड होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, या मैक्सिमम कितनी सेफेस्ट स्पीड होगी वो कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें चलना पड़ेगा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, दैट इज फोर्स बॉडी डायग्राम पे। इसमें कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अब लेवल रोड है तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि फ्रिक्शन लेस है। ऑब्वियसली जब रोड रहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि फ्रिक्शन ही वो रीजन है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है हमारी कार में, बस में, स्कूटर में, जो भी है हमारे पास व्हीकल्स। तो इसका हो जाएगा क्या, ये हमारा, ये हो गया हमारा इसका mg, वेट डाउनवर्ड। और इससे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैं इसी लाइन पे दिखा दे रहा हूँ, या इसको चक्के के साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये हो गया इनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अगर हम लोग देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए पहले देखते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो हम लोग n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे, तो एम ए के ए जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा हमारा? m इंटू जी, m इंटू जी आ जाएगा n। ओके, नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी इसमें वर्टिकल डायरेक्शन के तो जो फोर्सेस है वो बैलेंस है, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वेट ऑफ द कार या ट्रक, बस, स्कूटर, जो भी व्हीकल्स है हमारे पास, जो भी ऑटोमोबाइल्स है उसके वेट को बैलेंस कर ले रहा है। मूवमेंट कौन करा रहा है? मूवमेंट करा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। और वो किस पाथ पे चल रहे हैं हम लोग? तो हम लोग चल रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स necessary
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, या इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पे मान लो कि इसका हम लोग कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये इसका mv स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ। जब हम लोग बाहर की तरफ दिखाएंगे तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो mv स्क्वायर बाई आर इसको हम ऐसे बाहर दिखा सकते हैं। तो ये दिस mv स्क्वायर बाई आर, this mg square by r must be less than or equal to force of friction without skidding के लिए। अगर mg square by r ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से, तो कार जो होगी, अब ऑटोमोबाइल जो भी होगा हमारे पास, जो भी स्कूटर बस जो भी लेंगे, वो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो दिस mv square by r now, so what we write it as mv square by r is less than or equal to mu times of n, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो, या फ्रिक्शन भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ एन। एन किसके इक्वल है, तो एन जो है हमारा वो इक्वल है एम वी लेस देन और इक्वल टू एम जी के। तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ आर जी, म्यू टाइम्स ऑफ आर जी, इस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। ये जो स्पीड है, इसकी स्पीड से कम होने, अगर मैक्सिमम स्पीड की बात कर ले हम लोग, तो मैक्सिमम स्पीड जो हो जाएगी हमारी रूट अंडर म्यू आर जी। इससे अधिक का स्पीड हमें नहीं चाहिए अगर स्किडिंग को अवॉइड करना है, तो इससे ज़्यादा का स्पीड नहीं चाहिए हमको। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड for turning on level road without skidding, बिना स्किडिंग के। ओके, ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है हमारी। इतना देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर फ्रिक्शन को जीरो कर दिया हमने तो स्पीड जीरो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है किसी भी कार बस ट्रक के लिए, जो वो उसको सेफ स्पीड से टर्न करा देगा लेवल रोड पे। ये आएगी इधर से और लेवल रोड से सेफेस्ट स्पीड से वो टर्न हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे टेलर्स हो गए, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनकी हाइट रोड से ज़्यादा होती है। रोड से जब ज़्यादा होती है तो एट द टाइम ऑफ टर्निंग वो जनरली ओवर टर्न हो जाते हैं, ओवर टर्निंग होती है। तो ओवर टर्निंग क्यों होती है, कितनी ओवर टर्निंग के इस टाइम पे क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, वो चीज़ देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ओवर टर्निंग के लिए अभी देखेंगे यहाँ पे, ये मान लिया ये हमने ये कार हो गई, और ये ग्राउंड से हाइट हमने h ले लिया, ग्राउंड से हाइट, इसको यहां दिखाते हैं, ये ग्राउंड से हाइट हमने उसका h ले लिया। तो अभी यहाँ पे कौन से फोर्स है, दो फोर्सेस है। पहले कौन कौन से फोर्स है, पहले उस फोर्स को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। ओके, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा। अभी एक और चीज, और ये जो फ्रंट व्हील और बैक व्हील होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम 2x कंसिडर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन व्हील्स, व्हील्स का डिस्टेंस जो होता है वो 2x कंसिडर कर लिया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2x। अगर हम लोग ये mg हो गया, ये हो गया हमारा mg, कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी x, और दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो x, दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो x। अभी देखो, फिर अभी हमने कहा कि ये mv स्क्वायर बाई आर, ये mv स्क्वायर बाई आर। अब ओवर टर्निंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द ओवर टर्निंग, टू अवॉइड द ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स,
व्हीकल्स की ओवरटर्निंग के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल। जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। क्या हो गया वो? इक्वल हो गया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो एक मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमको mv² और इंटू एच इससे मिलेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है mv² और इंटू एच से मिला, और एक मोमेंट ऑफ फोर्स ये mg और इंटू एक्स से मिल जाएगा, mg और इंटू एक्स से। तो यहाँ से m क्या हो गया हमारा? कैंसिल आउट हो गया। तो जब m कैंसिल आउट हो गया यानी v²h/r इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ x। सो v² इज इक्वल्स टू g x इंटू r अपॉन h, और दिस इज रिटन एज v इज इक्वल्स टू रूट अंडर r g x बाई h। दिस इज द स्पीड एट विच, this is the safest speed to avoid overturning of vehicles। जैसे इसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, वो ग्राउंड क्लियरेंस उनका ज़्यादा होता है। तो जब वो टर्न करना होता है तो उनको, अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप देख रहे हो कि अगर आर ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो सॉरी हाइट ज़्यादा है, तो ये क्या होना चाहिए हमारा? स्पीड कम होना चाहिए। अगर हाइट कम है तो स्पीड ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि स्पोर्ट्स कार जो बनती हैं वो ग्राउंड से एकदम, की ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम होती है, जनरली नेग्लिजिबल ही, तो वो पूरी तरीके से ग्राउंड से उनका गैप जो होता है बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू, अगर हम लोग बस की बात करें, ट्रक की बात करें, या और भी जो बड़ी बड़ी हमारे व्हीकल्स रोड पे चलते हैं उनसे अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हाइट का इंपॉर्टेंस था। देखो ये हाइट से इंपॉर्टेंस, अगर हाइट ज़्यादा होगी, ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जा रही है इसमें, यहाँ पे जो h है, अगर h ज़्यादा होगा तो v कम होगा। v क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं टर्निंग के टाइम पर पलटी नहीं मारे वो, इस कारण से वो अपनी स्पीड को क्या करते हैं? कम रखते हैं। अपनी स्पीड को क्या करते हैं? कम रखते हैं। तो ये दो थोड़ा सा एक एप्लीकेशन था किसके लिए? लेवल रोड के लिए। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ऐसा केस आपने देखा होगा जनरली जो एक्सप्रेसवेज होती हैं, हाईवेज होती हैं, वहाँ पे कि वो रोड के आउटर एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। आउटर एज को ऊपर कर दिया जाएगा, रेज कर दिया जाता है, रेज कर देते हैं उसकी हाइट को, और इनर एज को वैसे ही रहने देते हैं। उसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। इट इज द फेनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आउटर एज को इंक्रीज कर दिया तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। अभी हमारी कार जो है वो इस पे चल रही है, ऐसे अभी हमारी जो कार है इस पे चल रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, सब कुछ तो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम से ही करना है, थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, क्योंकि पीछे वाले में सिर्फ 3 ही फोर्सेस थे। कौन कौन से फोर्सेस थे? वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन। यहाँ पे भी 3 ही फोर्सेस होंगे, लेकिन उनके कंपोनेंट्स भी आएंगे। तो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे कैसे क्या होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा हमारा ये वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर हम लोग ये वाला वर्टिकल से ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और इस साइड का ये हो जाएगा हमारा कितना? n साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये n साइन थीटा नहीं, ये हो जाएगा n कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा n
साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको पूरा देखो, फिर उसके बाद से इनके बीच जो आ जाएगा, ये यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा टायर्स और रोड के बीच में। टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स आएगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ इसको, तो इस तरीके से दिखाते हैं। ये वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन से बना था हमारा n cos थीटा। यहाँ से हमने इसको दिखाया था क्या, n sin थीटा, ये थीटा थी, और ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, तो ये वाला एंगल भी, जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो इस एक कंपोनेंट हमको इस साइड मिल जाएगा, और वो कंपोनेंट मिलता है एफ आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमको इधर मिल जाएगा एफ आर साइन थीटा। तो अब आते हैं हम लोग, ओके नाउ, तो अभी ये रिजल्टेंट है, देखो ये जो है, ये वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस बैलेंस है। एन कॉस थीटा जो है वो एफ आर साइन थीटा के, पहले वर्टिकल डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो एन कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मतलब पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं, इसका मतलब कि एन कॉस थीटा जो है एफ आर साइन थीटा, और इस mg को बैलेंस करके रखा है, एफ आर साइन थीटा प्लस mg को बैलेंस करके रखा है। तो यहाँ से mg की वैल्यू आ जाएगी एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, दैट इज सॉरी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अभी अगर देखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है, यही फोर्स जो है इस बॉडी को इस बॉडी को बेंडिंग करा रहा है, यानी टर्न हो रही है ये बॉडी। जब टर्न हो रही है तो यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग अगर रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो ये mv²/r। तो ये नाउ mv²/r जो है, अगर इसका हमने r रेडियस लिया है सर्कुलर पाथ का, तो अगर हम लोग ने इसको r ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा एफ आर कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। एफ आर कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा जो है ये इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। ओके, अब जो बैलेंस कर लिया इसने, mv²/r, mv²/r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा कितना, एफ आर की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो हम लोग लिख लेते हैं म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ओके, ये हो गया हमारा। एंड नाउ अब यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, ये n की वैल्यू, n को कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, mv²/r इज इक्वल्स टू n को कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये n आ गया कॉमन हमारा। अब आते दैट इज हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन को लिख लेंगे म्यू एस n साइन थीटा। ओके, म्यू एस n साइन थीटा। ओके, दाउ mg, यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और n की वैल्यू आ जाएगी mg ओवर cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया हमारा n का वैल्यू। नाउ n की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो mv²/r, n की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, तो ऊपर इक्वेशन 2 में पुट करते ही हो जाएगा फॉर्म mg टाइम्स ऑफ म्यू एस कॉस थीटा, ओके, और प्लस साइन थीटा है, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारा कितना, mg था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा।
ये m देखो कैंसिल आउट हो जाएगा इस फॉर्मूले में, m कैंसिल हो गया, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू r को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब इसको और फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, इक्वेशन को, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टाइम्स ऑफ म्यू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ म्यू एस हो जाएगा, ये प्लस साइन और साइन बाई कॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन बाई कॉस क्या देगा हमें, टेन दे देगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस बाई कॉस कैंसिल, तो वन माइनस म्यू एस टेन थीटा लिख लेंगे, यानी v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टाइम्स ऑफ म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये जो है दिस इज द स्पीड ऑफ द बैंकिंग रोड। इस स्पीड से, इस सेफेस्ट स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टर्न कर सकते हैं, इस सेफेस्ट स्पीड से हम लोग टर्न कर सकते हैं, इजीली टर्न कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कि फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे लास्ट वाले इक्वेशन में देखा हमने कि फ्रिक्शन को जीरो करते ही क्या हो जा रही थी, वेलोसिटी जीरो हो जा रही थी, तो यहाँ पर भी सपोज दैट कि इफ फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू एस जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शन म्यू एस जीरो हो जाएगा तो फिर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, v की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर आर जी, और ये म्यू एस तो जीरो हो गया, सिंपली बच जाएगा क्या हमारे पास, टेन थीटा, डिनोमिनेटर भी खत्म, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा हो जाएगा। तो ये भी हम फॉर्म में याद रख सकते हैं, लेकिन कब होगा ये, जब फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पर। अगर फ्रिक्शन हुआ ना, अब ये थीटा क्या देगा हमको, इंक्लिनेशन कितना रेज किया था हमने, तो वो यहाँ से निकल जाएगी इसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वो यहाँ से मिल जाएगा। और इस वी स्क्वायर अपॉन देखो इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं और इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, ओके, इवन इस पे भी सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है जेईई मेंस में। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी आ रहा है, तो यहाँ से अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाले जो ट्रायंगल है ए, सपोज दैट दिस इज बी एंड दिस इज सी, अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ओके, इस वाले एंगल ए बी सी, ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल से, तो टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ओके, तो सपोज दैट कि हमने इसको लिख लिया परपेंडिकुलर है तो इसको P लिख लेते हैं, और ये बेस था तो बेस ही लिख लिया हमने P अपॉन बी। बट अभी जो हम लोग आउटर एज को रेस करेंगे वो विड्थ ऑफ द रोड से ज्यादा होगा क्या कम होगा, बहुत कम होगा, तो ये जो B है दैट इज मच मच ग्रेटर देन P, टेन नेग्लिजिबल, ओके। और ये वाला साइड अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट, ओ सॉरी एरर हो गया, एक हमने साइड्स गलत ले लिए, ये वाला साइड था हाइपोटेनस का, ये ए ये बी ये सी, आउटर एज को हमने रेज किया था, तो ये हो जाएगा हमारा P और ये हो गया हमारा H, दैट इज हाइपोटेनस हम लोग लिखते हैं। यही हमारा रोड का था, रोड का विड्थ यही है, मैंने ये गलती से ले लिया था, ओके। सो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, दैट इज इस वाले को अगर लिखना होगा तो इस वाले को लिख लेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी टेन थीटा लिखना होगा तो P अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये जो H मच मच ग्रेटर देन P, क्योंकि जो विड्थ होगा, रोड का विड्थ तो एक्सप्रेस में देखते हैं आप बहुत लार्जर होता है, चौड़े होते हैं, लेकिन उनके आउटर एज क्या होता है, उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। जब ये ग्रेटर हो जाएगा देन टेन थीटा इज इक्वल टू ओनली रिटन एज P बाई एच, P बाई एच। अब इस टेन थीटा को और इस टेन थीटा को इक्वेट कर देंगे, देन टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू P अपॉन एच। यहाँ से भी हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो ये बैंकिंग ऑफ स्पीड थी। और पीछे वाले जो क्वेश्चन था कि वहां पे लेवल रोड था, तो लेवल रोड का जो स्पीड था वो कितना था, लेवल रोड का स्पीड था हमारा मैक्सिमम स्पीड, वो मैक्सिमम स्पीड था रूट अंडर न्यू आर जी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, यहाँ फ्रिक्शन को जीरो कर दिया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी,
वेलोसिटी जीरो, तो दोनों ही स्पीड में अगर पूछा जाए कि विच स्पीड इज ग्रेटर, तो दिस स्पीड विल बी लार्जर, ये बैंकिंग की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को हम जीरो कर रहे हैं तो भी हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमने यहाँ फ्रिक्शन को जीरो कर दिया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेंडिंग ऑफ कार, बेंडिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन अ लेवल रोड, बट फ्रिक्शन इज नॉट नेसेसरी ऑन अ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग रोड को बैंक कर देंगे तो हम लोगों को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो अभी आज की क्लास में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है। थैंक यू।